दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी कौम की तामीर या उसका लेवल कैसे मेजर किया जाता है। कोई कम्युनिटी हो, कौम हो, समुदाय हो, संप्रदाय हो, वो आगे जाएगी या पीछे जाएगी, उसका मेयार कैसा है, वो मुख्य धारा में है या मुख्य धारा के बाहर है, उसकी चिंताओं और उसके कंसर्न्स को गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी, ये इन बातों पे मुनहसर करता है कि उस कौम में ह्यूमन कैपिटल कैसा है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब आप समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल एंड एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आपके यहाँ पे ग्रेजुएट कितने हैं, आपके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, आपके कौम में अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स कितने हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, कितने एमपीज हैं, कितने एमएलएज हैं, कितने मिनिस्टर्स हैं, कितने सोशल साइंटिस्ट हैं, कितने सोशल वर्कर्स हैं और कितने सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इन बातों पे मुनहसर करता है कि आपकी कौम आगे जाएगी या पीछे जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006-2007 में। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की भी रिपोर्ट आई 2007 में। और इन रिपोर्ट्स के जब 10 साल पूरे हो गए तो मैंने एक किताब लिखी थी, डिनायल एंड डेप्रिवेशन, इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द सच्चर कमेटी एंड रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट्स। ये दिल्ली में 2019 में फरवरी के महीने में इसको रिलीज किया गया। और उस वक्त जफर महमूद साहब थे, शाह फैसल साहब थे, जो टॉप किए थे 2010 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में। बाद में उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर उन्होंने ज्वाइन भी किया। मनोज झा थे, उनके हाथों इसका रिलीज़ हुआ था। और बाद में इसको जो मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान में, एक डोमिनेंट मेजॉरिटी माइनॉरिटी है। तो इस किताब को देखते हुए रटलेज पब्लिकेशन ने इसको लंदन से भी पब्लिश किया। इसके कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। 2011 के सेंसस के मुताबिक मुसलमानों में लिटरेसी रेट जो है वो 68.5 है, नेशनल एवरेज है जो है वो 73% है, यानी लगभग 4.5% नेशनल एवरेज से आप कम है। सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं जो हमसे पीछे हैं। मुसलमानों में जो ग्रेजुएट्स हैं वो 5% हैं। और 2016 के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रेजुएशन इनरोलमेंट रेट है मुसलमानों में वो 4.4% है, जबकि आबादी में आपकी हिस्सेदारी कितनी है? 14.2% है। टेक्निकल ग्रेजुएट्स 0.3%, यानी 1000 में आपके जो 1000 यूथ हैं 20 साल के ऊपर, उनमें से 3 ही यूथ ऐसे हैं कि जो टेक्निकल ग्रेजुएट हैं। और ग्रेजुएट जो सर्टिफिकेट हैं धारी हैं वो 0.8% है। आईआईटी में आपका जो परसेंटेज है लगभग 1.5% है। आईआईएम में आप 1% के करीब हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय और देश के जो प्रीमियम मेडिकल कॉलेजेज हैं, प्रीमियम जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, वहाँ पे भी आपकी जो हिस्सेदारी है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ही निराशाजनक है। ये तो रही तालीम। इसके बाद आपका परसेंटेज हम बताते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, यानी नौकरी में आपकी कितनी हिस्सेदारी है। ये हमेशा याद रखिए कि 2011 के सेंसस के मुताबिक
आबादी में आपकी हिस्सेदारी 14.2% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरियों में आपकी हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 4% है। यूपीएससी में 3.34%, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के बावजूद 3.25% हैं। सीडीएस में कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम होता है, उसमें 2% से कम है आप। एनडीए में अभी अंसारी साहब जिक्र कर रहे थे, वहां पे आपकी हिस्सेदारी 1.9% है। वकीलों में आपकी हिस्सेदारी कम है, जजेस में आपकी हिस्सेदारी कम है, पुलिस में आपकी हिस्सेदारी लगभग 6% के आसपास है। और ये हिस्सेदारी जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस को मिला करके है, जहां पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। अगर जम्मू एंड कश्मीर के पॉपुलेशन को अगर हम बाहर निकाल दें तो बाकी रियासतों में पुलिस में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 4.2% है। इससे अंदाजा लगाइए कि आपका ह्यूमन कैपिटल कैसा है और आपका माशरा कैसा है, आपका कौम कैसा है। आपका कौम मुख्य धारा में रहेगा, आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा। दोस्तों, ये उस कौम के हालात हैं जिसके बारे में कहा जाता है, कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई थी सूरह अल अलक, उसका सूरा 1 से लेकर के 5 तक पहला सूरा उठ पढ़, उस कौम की ये हालात है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में स्टीम बनाया गया और स्टीम को किसी पुली से उसको जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद जब वो एक ट्रैक पे चला तो स्टीम यानी स्टीम को एनर्जी में कन्वर्ट, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके किसी गाड़ी को आगे बढ़ाया गया और उससे शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। गाड़ियां बनी, इंडस्ट्रीज बने, पुलिस बने, सैफ्ट बने, इंडस्ट्रियल रिसर्च हुए, वर्कर्स बने, मैनेजर्स बने, इतने सारा रिवोल्यूशन हमारे सामने आ गया। लेकिन उस रेवोल्यूशन के पहले भी एक रेवोल्यूशन आया था, एजुकेशनल रेवोल्यूशन, जो अरब वर्ल्ड में मौजूद था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए, नौवीं और 10वीं शताब्दी में हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 100-200 साल बाद की ये बात है। गल्फ कंट्रीज में जो एजुकेशन का जो हाल था, जो स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स का जो हाल था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फेमस स्कॉलर्स अभिसीना, मैथमेटिशियन उमर खयाम, फिलोसोफर अलकिंडी, अल फराबी, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी इब्न खल्दुम, फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री के इतने सारे विद्वान सब वहां से पैदा हुए, और जिस फेथ और जिस मजहब को मानते हैं, और हमारा ये आज हाल है। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आपको चीन जाना पड़े तालीम हासिल करने के लिए तो आप वहां तक जाइए। अब आप अंदाजा लगाइए कि 570 से लेकर के 632 तक हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी, यानी 600 ईस्वी के आसपास। आज से कितने 100 साल पहले, 1300 साल पहले उन्होंने कहा था, जब किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, जाने का रास्ता नहीं था, तब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आपको चीन जाना रहे तो जाइए और तालीम को हासिल कीजिए। क्यों कहा था? कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन का सेंटर उस वक्त चीन हुआ करता था। मैग्नेट, प्रिंटिंग प्रेस और बाकी चीजों का इजाद उस वक्त चीन में हुआ था। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मकसद ये नहीं था कि तुम चीन जाओ और वहां पे जाकर के दीनी तालीम हासिल करो। उनके कहने का मकसद था कि तुम जाओ
और जनरल मेन स्ट्रीम एजुकेशन हासिल करो, साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करो, दुनिया के हर शोबे में एक्सेल करो और मेन स्ट्रीम में आकर के बाकी जो कौमें जो चीजें हासिल कर रही हैं उनसे तुम जद्दोजहद करो और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर के तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ो। तब जाकर के इतने सारे स्कॉलर्स जिनका मैंने नाम लिया, उनके वफात के 200-300 साल के बाद इतने सारे स्कॉलर्स पैदा हुए थे। दोस्तों, आपने जेठमलानी साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा होगा कि गल्फ के एक स्कॉलर थे, जब उनका वफात हुआ तो उनका जब लाइब्रेरी शिफ्ट किया जा रहा था तो कई सौ ऊंटों पे उनकी किताबें लादी गई, तब जाकर के उनकी लाइब्रेरी को शिफ्ट किया गया। आप सर सैयद अहमद खान की सिर्फ एक कुर्बानी या एक देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि उनके पास कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी। आज आप जाकर के देखिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो या और भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो जो आकर के हमारे सामने, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या बाकी जो लीडर्स हैं, आकर के पब्लिक फोरम पे जब बातें करते हैं तो धड़ल्ले से और कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वो पढ़ते हैं। जब आप उनके घर का फोटो देखेंगे तो जहां बैठे हैं तो उनके पीछे लाइब्रेरी हुआ करती है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जब 1956 में देहांत हुआ था और जब उनके लाइब्रेरी का जब ऑक्शन हुआ तो पता है कितने में बिका था उनकी किताबें? 2 लाख में किताबें बिकी थी। उस वक्त की 2 लाख आज लगभग 200 करोड़ के बराबर होंगी। इतनी किताबें डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ी थी, तब जाकर के हमारे सामने आज एक स्कॉलर और एक कौम के रहनुमा के तौर पर खड़े हैं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अपने को बदलने का, अपने कुंबे को बदलने का, अपने माशरे को बदलने का, अपने कौम को बदलने का और अपने मुल्क को बदलने का एक ही रास्ता है कि अपना नाता तालीम से जोड़ो। अगर आप तालीम हासिल करेंगे तभी एक अच्छा शहरी बनेंगे। अगर आप अच्छा तालीम हासिल करेंगे तभी आप अपने कुंबे को बेहतर बनाएंगे। अच्छा तालीम हासिल करेंगे तभी जाकर के आप अपने माशरे और अपने कम्युनिटी को बेहतर बनाएंगे, और जब कम्युनिटी बेहतर बनेगी तो अपना मुल्क भी बेहतर बनेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस किताब में लिखा हुआ है 3 तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं: स्टेट लेवल इनिशिएटिव, कम्युनिटी इनिशिएटिव, इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दोस्तों, देश में पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसे हैं कि स्टेट लेवल का इनिशिएटिव यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपके हाथ में नहीं है। पहले के जो स्कीमें शुरू हुई थी ये गवर्नमेंट उनको बंद कर रही है। आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा था, उसको खत्म करने पे तुली हुई है। कैसे आपको एम्प्लॉयमेंट से दूर किया जाए, कैसे आपके अपॉर्चुनिटीज को खत्म किया जाए, कैसे आपको तालीम से दूर रखा जाए, इस बात पे सरकार काम कर रही है। इस सिचुएशन में आपकी जिम्मेदारी है 2 लेवल पे काम करने की: कम्युनिटी लेवल इनिशिएटिव और इंडिविजुअल इनिशिएटिव। मैं कहना चाहता हूं कि स्कूलों में जाकर के नाम लिखा करके तालीम हासिल करने से किसी ने आपको रोका है क्या? किसी ने नहीं रोका। इदरीस अंसारी साहब ने इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नाम लिया, आईआईटी हो, आईआईएम हो, यूपीएससी हो, आईआईटी हो, नीट हो, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें बैठ करके अपीयर होकर के नौकरी हासिल करने से किसी ने रोका है कि आपको? कमी आप में है कि आप मेहनत नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, बड़ा टारगेट नहीं सेट करेंगे और उस टारगेट को हासिल करने के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कि आप उस टारगेट को हासिल नहीं कर सकते। यहां पे जितने 75% से ऊपर मार्क्स वाले बच्चे यहां पे मौजूद हैं, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको दुआ भी देता हूं कि आप अपने अपने जिंदगी में जो आपके दिल में है उस चीज को हासिल कीजिए। लेकिन मैं आपसे यह भी वार्निंग भी आपको देता हूं
कि आजकल की जो जिंदगी है फास्ट चेंजिंग जिंदगी है। इसमें सरवाइव करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप चीजों को हासिल करेंगे। आप इंजीनियरिंग में जाइए, अच्छे डॉक्टर्स बनिए। कौम को आज क्या चीज की जरूरत है? अच्छे वकीलों की जरूरत है। कौम को आज अच्छे जर्नलिस्ट की जरूरत है। अच्छे जर्नलिस्ट बनिए। जब हम पढ़ते थे तो कहा जाता था कि आप इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनो, अदरवाइज आप किसी काम के नहीं हैं। लेकिन आज दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। आप उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, मराठी में पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, आप अरबी में पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, पर्शियन में पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, और इंजीनियर और डॉक्टर से ज्यादा पैसे आप कमाएंगे। आप नेट का एग्जाम देकर के प्रोफेसर बनिए। आपको पुणे और बॉम्बे में जाकर के नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, आप नांदेड़ में रह करके नौकरी करेंगे। उनसे ज्यादा पैसे मिलेगा, घर के नजदीक रहेंगे, और उनसे ज्यादा सोशल रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। करियर गाइडेंस आप अच्छे तरीके से चुनिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ मेहनत। जब तक आप मेहनत करेंगे आप सरवाइव करेंगे। मेहनत और कुर्बानी को छोड़ देंगे आप, सर्वाइवल आपका बंद हो जाएगा। आजकल बार बार कहा जाता है कि आप मुख्य धारा में आइए, मेन स्ट्रीम में आइए, और मुख्य धारा में और मेन स्ट्रीम में आने का वाहिद जरिया है कि आप तालीम को हासिल कीजिए। यहां पे ज्यादा बच्चियां और बहनें बैठी हुई हैं, यहां पे मुस्लिम यूथ भी बैठे हुए हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज से कम 25-26 साल पहले जब मैं पढ़ा करता था कॉलेजेज में, ऐसा की अजान हुई, किताब बंद, खाना खाने गए घर पे, खाना खाने के बाद मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, और वहां से आने के बाद सो गए। यानी घर से लेकर के मस्जिद और मस्जिद से लेकर के घर इतना ही टहलना हुआ करता था, लगभग 1.2 किलोमीटर। और सुबह में उठ करके फजर के 2 घंटा पहले मैं उठता था, और वक्त कैसे देखता था? घड़ी नहीं थी, किसान का लड़का हूं, मामूली किसान का, बिहार का लड़का हूं। घड़ी कैसे देखता था? ये जो 3 तारे होते हैं ना, 3 तारों के पीछे एक 7-8 मीटर के पीछे एक तारा होता है। दक्षिण में खड़े होकर के उसकी सिमत में जाता था और तब तय करता था कि देर हुई है या फजर कितने देर के बाद होने वाली है, और मैं पढ़ता था। पढ़ने के लिए आपको घड़ी की जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए क्या जरूरत है? ईमानदारी की जरूरत है। पढ़ने के लिए क्या जरूरत है? जज्बे की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी क्या चीज की? बहुत सारे बच्चे मूवीज देखने जाते हैं, नाच गाने देखने जाते हैं, शादियों में जाते हैं, इधर उधर वक्त बिताते हैं, चौक चौराहे पे बैठ करके गपशप करते हैं। इन सारी चीजों को आप तो तर्क कर दीजिए। मुस्लिम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, और मुसलमानों से खास करके यहां से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा के बाद आपकी गलियां सुनसान हो जानी चाहिए। बंद कर दीजिए ये खाने के होटल, बंद कर दीजिए ये गहमागहमी, बंद कर दीजिए चहल पहल, और ऐसा के बाद अपने मोहल्लों को सुनसान कर दीजिए। और फजर के वक्त उठिए, और फजर के नमाज पढ़ने के बाद पहनिए जूते और टी शर्ट, मैदानों में जाकर के टहलने के आने के बाद 6:30 से लेकर के 10:30 तक जब आप उठा करते हैं 4 घंटे, उस वक्त तक 6:30 से लेकर 10:30 तक आप आधे दिन का काम कर लेंगे। आप जाइए मारवाड़ियों के मोहल्ले में, आप जाइए सिंधियों के मोहल्ले में। हमारे एक कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम नहीं लूंगा, 6:30 बजे उठते थे, 11 बजे ऑफिस पहुंचते थे, और 10:30 तक 4 घंटे में पूरे दिन का काम कर लिया करते थे। और कहते थे कि मारवाड़ियों के मोहल्ले में जाओ रहमान, सुबह उठ करके 6 बजे से लेकर के 9, 9:30, 10 तक
पूरे आधे दिन का काम वो कर लेते हैं। सीखिए उन लोगों से। आज जाइए आप मुस्लिम मोहल्लों में, आप देखिए क्या रौनकें हैं। हमारे गलियां और हमारे मोहल्ले किस चीज़ के लिए मशहूर है। सब चीज़ों को तर्क कीजिए, कम्युनिटी ऐसे नहीं बनता है। आप हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए। अभी मौलाना कह रहे थे कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़िए, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़िए, सलाउद्दीन अयूबी की ज़िंदगी को पढ़िए, बड़े बड़े जो बादशाह हुए हैं उनकी ज़िंदगी को पढ़िए, शिवाजी महाराज की ज़िंदगी को पढ़िए, महात्मा गांधी की ज़िंदगी को पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी को पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी को पढ़िए और वहां से आप सबक लीजिए कि आगे कैसे बढ़ना। गपशप मार करके चौक चौराहे पे बैठ करके और निहारी और बिरयानी खा करके माशरे की तामीर नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बच्चियों, आपने 75% से ऊपर नंबर जरूर लाया है, लेकिन आज एक गांठ बांध लीजिए, एक रिजॉल्व लीजिए, एक प्रण लीजिए, एक कसम खाइए कि हमको ये चीज बननी है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटी से इंजीनियर बनना है, बाकी किसी और इंस्टीट्यूट से नहीं। मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे पीएचडी करना है उर्दू में, या कुछ और करना है। आज से कसम खाइए और सिर्फ उसी को सामने देखिए और वो टारगेट जो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करने के लिए आप तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने टारगेट को बिल्कुल हासिल करेंगे। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तालीम का ही सहारा ले सकते हैं। बाकी और किसी चीज से आपका, आपके कुंबे का और माशरे की तामीर नहीं होगी। जाते जाते सिर्फ मैं एक शेर पढ़ूंगा और आपसे रुखसत लूंगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, दरख्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और यह आस लगा लें कि आम गिरेगा और हम खा करके चले जाएंगे, तो यह मुमकिन नहीं है दोस्तों। आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, दरख्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खास करके इस प्रोग्राम के मुंतजमीन और फारूक अहमद साहब का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और यहाँ आने का मौका दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फारूक अहमद साहब, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यंग डीवाईएसपी साहब हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ और नांदेड़ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों 1999 के जनवरी में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए पहली बार जब मैं बिहार से नासिक आया था, तो नासिक से पहली बार नांदेड़ के सरजमीन पर मैंने कदम रखा था और यहीं से डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरा करने के बाद मैं लातूर गया था। तो आपके सामने कई लोगों की जिंदगियां हैं, उनको पढ़िए और कामयाबी हासिल करने की कोशिश कीजिए। और आखिर में एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों, पहले के माँ बाप कुछ भी नहीं दिया करते थे, फिर भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। आजकल के माँ बाप बहुत कुछ देते हैं, उनकी कदर कीजिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए। उनको शुगर की बीमारी मत दीजिए, उनको हार्ट की बीमारी मत दीजिए, उनको हाइपरटेंशन की बीमारी मत दीजिए। जो कहते हैं वही कीजिए, क्योंकि माँ और बाप, याद रखिए, भाई बहन भी नहीं बोल रहा हूं, माँ और बाप ही जिंदगी में ऐसे शख्सियत हैं जो चाहते हैं कि हमारा बेटा और हमारी बेटी हमसे ज्यादा तरक्की करे। बाकी ये भाई भी नहीं चाहता है कि हमारा भाई हमसे ज्यादा तरक्की करे, बहन भी नहीं चाहती है कि हमारा भाई हमसे ज्यादा तरक्की करे। सिर्फ इस जिंदगी में, इस धरती पर दो ही लोग हैं, माँ और बाप, जो चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमसे ज्यादा तरक्की करे। तो जाइए, अच्छे से पढ़िए, कामयाबी हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।